वाला पोर्शन देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोड्यूस आर्यंस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें आयरन को इंट्रोड्यूस करना है एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्यंस जो नेचर लवर्स हैं, वो आप कैसे बोल सकते हो। अब देखो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है, बट बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से है कि सेम सवाल 22 में पूछा गया था, और यहाँ पे आयरन को इंट्रोड्यूस करो या तो फिर ज़्यादा नेचर लवर्स, तो आंसर तो सेम ही होने वाला है इसका। ठीक है, तो देखो द नॉर्डिक आर्यंस जो है दैट क्रिएटेड, ठीक है, इन्होंने ही जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट किया था इंडिया के अंदर। हम जो हिंदूज हैं उनको एक्चुअली आर्यंस के नाम से जाना जाता था इन द एशियन टाइम। अगर आप महाभारत और रामायण अगर आप देखिए आपने, तो आप देखना कि वहाँ के जो जैसे अर्जुन थे, राम जी थे, तो उनको हमेशा आर्यवत, आर्यपुत्र ऐसे नाम से उनको संबोधित किया जाता था बाय द मदर्स या उनकी जो वाइफ्स होती थी उस हिसाब से। ये जो आर्यन है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ट्राइब मानी गई जो इंडिया में आई थी। जब वास्ट रीजन, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आर्यंस रहे थे उन सब जगहों का जो नाम था वो ऐसे भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा ऐसे कुछ नामों से उनका नाम रखा गया था। बेसिकली दिस इज कंसिडर एज द कि जो किंग आर्यभट्टा या भारत ट्राइब के नाम से इनको जानते हैं, तो जो किंग थे वो आर्य, तो उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा भारत के नाम से भारत भूमि वगैरह नाम रखे गए थे। आर्यंस नेचर लवर्स थे, किस तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने वर्शिप हमें सिखाया कि ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन, इनको हमें वर्शिप करना है, इनको हमें प्यार करना है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे हैम्स कंपोज किए, लाइक प्रेयर्स कंपोज की। एंड ड्यू टू द आर्यंस इंडिया ने जो है वो स्पेसिफिक कुछ सेरेमनीज सीखी, जैसे कि रेसिटेशन ऑफ वेदास, ठीक है, वेदास बोलना, यज्ञ परफॉर्म करना, ये सब जो है वो आर्यन से सीखा गया था। ठीक है बेटा, तो मैंने इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए। चलिए नेक्स्ट, बेसिकली सेक्शन बी है तो 2 मार्क का रहेगा हर एक क्वेश्चन, तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखे। अब आपने ये मत सोचेगा बी सेक्शन है तो 4 पॉइंट लेके आऊंगा, नहीं 5 पॉइंट में लिख दीजिएगा, बिकॉज आपका वो आंसर जो पूछा है ना वो पूरा मीनिंग उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ कोशिश कीजिएगा। फिर बच्चे, अगर हम ऐसा बोलते हैं बच्चों को 4 पॉइंट लिखने हैं, तो वो छोटी छोटी 4 पॉइंट लिख के आ जाते हैं, जिसमें हमको मिलेगा आधा है 1 मार्क। ठीक है, यू हैव टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी हैव गिवन टाइटल द लोकमाता टू द रिवर्स। ठीक है, तो हम रिवर्स को लोकमाता, मतलब कि लोगों की माता, लोगों की मदर के हिसाब से क्यों सिंबलाइज करते हैं। देखिए अब माता क्या होती है, माता ये होती है जो हमेशा देती हैं ना, त्याग करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो वही चीज़ है कि हमारे जो इंडियन रिवर्स हैं, वैसाई की रिवर्स, बट हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रिवर्स जो हैं दे आर द नेचुरल वाटरवेज। ठीक है, शुरू से दीज आर द वाटरवेज। ठीक है, आपने देखा होगा नदी और पानी के जरिए जो थे वो पहले ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता था। उसके अलावा बात करते हैं तो पानी पीना, इट्स अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक वर्क, इरिगेशन, लाइट प्रोड्यूस करने, इन सब के लिए पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रिवर्स ने ही, ठीक है, बेसिकली देखा तो इंडस्ट्री डेवलप करने में हेल्प की, और यहाँ तक कि क्ले यूटेंसिल्स, अगर आपने कभी किसी पॉटर को देखा हो, ठीक है, कुम्हार को, तो वो हमेशा यूं क्ले में मिट्टी पानी डालता जाता है, उसका शेप बनाता जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्ले यूटेंसिल्स का ही यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो ये पॉसिबल हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। पानी है तो हमारे घर जो है वो बन सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। तो इतनी सारी वैल्यूएबल गिफ्ट्स जो रिवर्स हमें देती हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो इतनी ब्यूटीफुल और प्रोस्पेरस हो जाती है, तो ये और कुछ नहीं तो ब्लेसिंग्स ही है ना। ठीक है, तो इसके लिए इंडियंस जो हैं वो वर्शिप करते हैं उनको, और उनको लोक माता के नाम से कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है गंगा नदी वगैरह में हम जाके पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे जो वहाँ के जो यूपी वाले होते हैं, वाराणसी वाले, वो तो लिटरली सुबह सुबह जाके गंगा नदी का पानी जो है वो सिर पे रखते हैं। या आपको ये पता होगा कि जो मरने वाला होता है इंसान, ठीक है, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं शुद्धि के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सेंचुरीज द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हम लोगों को सदियों से पता है कि वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। देखो हम इंडियंस ऑलरेडी नेचर लवर्स है, बिकॉज सी वी इंडियंस आर नथिंग बट द आर्यंस, है ना, तो वी आर द नेचर लवर्स। तो इसके लिए हमारे अंदर सिंपैथी, केयर,
लव एनिमल्स के लिए ज़्यादा है और एनिमल्स को हम वर्शिप भी करते हैं। आज गाय माता हम कहते हैं ना, तो गाय को हम माता कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम उनको वर्शिप भी करते हैं। अब जैसे को आपको पता है शेरा वाली माता, टाइगर्स, ठीक है, टाइगर, पीकॉक, क्रोकोडाइल्स, ईगल्स, ये सब एक्चुअली गॉड और गॉडेस के वाहन, ओके, व्हीकल्स की तरीके से हम इनको सिंबलाइज करते हैं। आज अगर हम कहते हैं तो भाई गणपति जी का वाहन कौन है, तो चूहा है ना, कार्तिकेय का जो है वो पीकॉक है। दैट मीन्स कि हम भगवान के जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग एनिमल्स के साथ, लाइक एनिमल्स, उनको हम लोग व्हीकल्स के तौर पे मानते हैं। तो इसके लिए हमारा जो प्यार है एनिमल्स का वो बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स वाई आप हमारे नेशनल एम्बलम में भी देखोगे जिसके अंदर 4 लायंस हैं, ठीक है, 3 तो आगे आपको दिख जाते हैं, एक 2 साइड में और एक पीछे की तरफ होता है। नीचे की तरफ आपको हॉर्स और बुल भी नजर आएंगे। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं कि अभी तो चलो किसानों के पास ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, बट उसके अलावा आप देखो तो पहले बुलक से पूरी खेती बाड़ी की जाती, ठीक है। तो वो उनके लिए बुलक जो है वो सीधी बात है भगवान के समान ही है, जो उनको क्रॉप्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है और हम लोगों को पेट भरने में हमें क्रॉप्स मिल जाते हैं। सो इंडिया इज़ द ओनली प्लेस, ठीक है, इंडिया एकमात्र ऐसा प्लेस है पूरे एशिया के अंदर जिसके पास एशियाटिक लायंस है। और आपको पता है ये गिर फॉरेस्ट गुजरात में आपको पाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व सच वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स और लॉज जो है वो बनाए हुए हैं। तो खैर ये हमें शुरू से पता चल गया कि हम लोग जो हैं वो लाइक एनिमल्स एंड वी बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ना वो हमसे अलग है ना हम उनसे अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेरिटेज। ओके, सिंपल सा है, हेरिटेज का मतलब है अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू अस या फ्रॉम द फोर फादर्स टू अस, ठीक है। तो वो गिफ्ट्स हैं जो हमें फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली गई है, उसको हम हेरिटेज बोलते हैं। नेक्स्ट, विच आर द प्लेसेस ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन गुजरात, ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था। तो अब क्या इम्पोर्टेंस रहेगा इसका गुजरात का, गुजरात में कौन से कौन हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस देखो अभी बहुत सारे हैं, बेसिकली आप 4 लिख दीजिएगा नो डाउट, बट मैंने फिर भी सारे के सारे दे दिए। सो विक्ट्री टावर ऑफ वड़नगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जूनागढ़ में, ठीक है, सन टेम्पल मोढेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मनसर लेक ऑफ वीरमगांव, जामा मस्जिद अहमदाबाद, झूलता मीनार, शेकिंग टावर्स अहमदाबाद। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं, मुझे अभी जस्ट दिमाग में आया, एक क्वेश्चन पूछा गया था सेम ऐसा ही, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक इन अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर वाले जो हैं वो बताओ, ठीक है बेटा। तो अगर अहमदाबाद वाले आते हैं तो आप ये सारे के सारे लिख सकते हैं, ये सारे के सारे 4 जो हैं वो अहमदाबाद के आ गए, ठीक है। तो अगर अहमदाबाद में आ रहे हैं तो ये आपको 4, तो 2 मार्क के हिसाब से ये लोग सिर्फ अहमदाबाद पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। ओके, सिद्धि सैयदनी जाली, हाटी सिंह टेम्पल, उसके बाद हम बात करते हैं शास्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा और टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो गुजरात के हिसाब से आप एटलीस्ट 5 तो लर्न कर लीजिएगा और उसके अंदर 4 अहमदाबाद भी आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो व्हाई कैन इट बी सेड दैट कल्चर टीचेस ह्यूमन लाइफ द वे टू लिव, ठीक है, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि कल्चर जो है वो हमें कैसे जीना है वो बताता है। तो देखो कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है इट्स अ टोटल, इट्स अ सम ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और हमारे लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वे पीपल लिव देयर लाइफ्स, यही तरीका होता है। हमारा हैबिट क्या है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है, कई घरों में तो ऐसा ही होता है कि भाई सूर्योदय के साथ ही सूर्योदय से पहले उठ जाओ, तो ये हैबिट हो गई। ओके, खाना किस समय पे खाना है वो हैबिट हो जाती है। वैल्यूज हमारे क्या है, इसके अंदर साइंस है, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स हम कहीं पे जाते हो नमस्कार करते हैं, पाँव छूते हैं, तो ये हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है। हमारा ट्रेडिशन, शादी वगैरह जैसे भी होता है, कपड़े पहना ही ट्रेडिशन है, तो ये सब मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो जीते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ को आगे लेके जाती है। तो बेसिकली कल्चर के अंदर क्या क्या आ जाता है, एक तो बिहेवियर पैटर्न आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि हम मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। मेंबर्स, सोसाइटी ऑफ द मेंबर्स, अब इट इज़ नॉट सोसाइटी की जिस जगह पे आप रहते हो, सोसाइटी में समाज, ठीक है, समाज में हम किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं,
ये कहा जाता है कि सबसे अच्छे तरीके से व्यवहार जो करते हैं वो इंडियंस करते हैं, बिकॉज इंडियंस के अंदर हॉस्पिटलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है, ये कहा जाता है इन द वर्ल्ड। सो ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली हम लोगों ने क्रिएट किया, किसने? हमारे फोर फादर्स ने। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द नॉलेज जो हमें हमारे फोर फादर्स आए, हमें जनरेशंस में हम आगे पास करेंगे और हमें हमारे फोर फादर से मिला हुआ है। तो बेसिकली इसमें सब कुछ आ गया, ट्रेडिशंस, हैबिट, कस्टम, बिलीफ, कैपेबिलिटीज दैट आर एक्वायर्ड बाय द पीपल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो आज समाज में कैसा रहना है, समाजवादी, ठीक है, समाज में कैसा रहना है, एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरीके से वो हमें कल्चर सिखाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट देयर हैज बीन अ वेरिएशन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड सॉइल। ठीक है, ह्यूमन लाइफ और सॉइल का बहुत पुराना रिश्ता है, तो चलो हमें बताओ कैसे। ओके, तो देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉइल मतलब क्ले। ठीक है, तो क्ले का यूज़ जो है वो हम लोग बहुत पुराने समय से करते आए हैं। जैसे आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया पॉटर्स व्हील। ठीक है, पॉटर व्हील्स जो है वो एक की इक्विपमेंट था बेसिकली चीज़ें बनाने के लिए क्ले में से। अब पहले तो हर गांव में आप देखोगे तो ऐसे आपको कुम्हार मिल जाते थे, और अभी तो सिटीज़ में रहते हैं, अहमदाबाद सिटी या आप जो भी कोई सिटी बोलो, बड़ौदा सिटी वगैरह, तो वहाँ पे तो लिटरली ऐसे पता है संडे संडे को कुछ कैफेज वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ वो ऐसे इवेंट्स रखते हैं कि आज जो है वो क्ले पॉटरिंग है, उनका नाम आता है, और लिटरली आप रजिस्टर करो और आपको ऐसे सिखाया जाता है। तो अभी लोग इस तरीके से करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, और ये एक्चुअली हमारे शुरू से ये तो हम इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे थे पहले से ही। अब क्या क्या बनता था, तो पॉटर्स यूज्ड टू मेक टॉयज, पॉट, पिक्चर्स। अब पिक्चर्स का मतलब क्या होता है, जो मटका होता है ना उसके अंदर जो होल्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसे मटके को हम पिक्चर्स कहते हैं। अर्दन लैम्प, दिया, क्ले स्टोव्स, चूल्हा, ये सब हम लोगों ने मिट्टी से ही बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी का यूज़ देखा जाए तो हमारे यूटेंसिल्स में भी किया गया है किचन में। ठीक है, दही जमाने के लिए, मिल्क स्टोर करने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए। सो मिक्सचर ऑफ क्ले एंड काउडंग। अच्छा, खाली इतना ही नहीं, अगर हम क्ले के अंदर काउडंग यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर उसको हम लोग दीवार पे प्लास्टर करने के लिए यूज़ किया जाता था बहुत पहले। और ये कहते थे कि है ना, लोग अपना घर, अपने जो हट्स होते हैं, कुबन्स, ठीक है, इनसे बनाते थे, और अंदर इतनी ठंडी होती थी, कभी गर्मी फील नहीं होती थी। वो लोग कभी पंखा वगैरह तो उस टाइम में होता भी नहीं था, ठीक है, तो कभी उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, इतना ज़्यादा ठंडक रहता था ये मिट्टी और काउडंग के बनाए हुए मकानों में। इवन अगर हम देखें तो रेड कलर क्ले यूटेंसिल्स भी आपको देखे जाते हैं जब आप लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक्सकवेशंस में हम देखेंगे तो यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोग क्ले के आइटम्स जैसे पॉट यूज फॉर द स्टोरिंग वाटर। अब हमारे सबके घर में ये चीज़ तो है ही है, ठीक है, भले हमारे यहाँ आरओज आ गए, ये सब आ गए, फिर भी हम मटका तो रखते ही हमारे घर में, है ना। तो ये बहुत पुराने तरीके से यूज़ होता है। ओके, नवरात्रि में ये जो हम लोग पिक्चर मतलब गर्भ यूज़ करते हैं। तो वी कैन से दैट इंडियाज क्ले वर्क इज एक्सट्रीमली एशियंट, और देखा जाए तो अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, मुझे हार्डली कोई लगता होगा 95% घरों के अंदर तो और कुछ से तो पानी पीने का मटका तो होता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस द हैंडलूम आर्ट एज एंड द आर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, इंडिया जो है वो बहुत पहले से ही एक एक्सीलेंट सोच रहती है इंडिया की इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा जाए तो जैसे हम बात करते हैं एशियन इंडियाज ढाका रीजन जो है वो बहुत फेमस है। कौन सा? ढाका रीजन फेमस है किसके लिए? मुस्लिम क्लोथ के लिए। ये कहा जाता है कि मुस्लिम इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है, इतना डेलिकेट होता है कि इसका पूरा का पूरा ताका मतलब कि पूरा एक पीस ना बहुत बड़ा आता है, तो पूरा का पूरा एक टाका जो है वो अंगूठी में से निकल सकता है। आप उसको इतना फोल्ड कर सकते हो पूरे टाके को कि आप माचिस की डिब्बिया में आप उसको पैक कर सकते हो। सोचो कितना सॉफ्ट होगा। ओके, आई थिंक आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट उसका कपड़ा होगा, और ये हमारे इंडिया में ही उपलब्ध है। इंडिया वॉज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर इट्स कारपेट। ये कारपेट हम सबके घर पे रहता ही है, ठीक है। निटिंग वर्क, बाकी सारे वीविंग वर्क्स भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें आपको पता है पटोला ऑफ पाटन, ठीक है, कांजीवरम और बनारस की साड़ियाँ, बांधनी राजस्थान का, ये कुछ यूनिक वर्क्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोड्यूस द वुडन आर्ट। ठीक है, वुडन आर्ट को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो, अब हम शुरू से देखा जाए तो वुड का यूज़
फायर के लिए तो करते ही आए हैं। तो सबसे पहले यूज़ तो फायर का वहीं हुआ था, वुड का वहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वुड की बाकी और जगह पे हमने यूटिलाइज करना शुरू किया, जैसे कि वेपन्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया। फिर धीरे धीरे इसी वुड से क्या बनाए, आइडल्स बनाए, मूर्तियाँ बनाई, खिलौने बनाए बच्चों के लिए, पिलर्स बने, विंडोज़ और डोर्स आपके घर पे होंगे वुड के ही बने होंगे, ठीक है। छोटी सी हट्स बनाई जो टेरिस के ऊपर मतलब कैसे बोलते हैं ना कि टेम्परेरी तरीके से, ठीक है, वो बनाया गया। थ्रोन्स, कुर्सियाँ बनाई, ठीक है, चेयर्स एंड ग्रिल्स। ओइंग टू द वाइड यूज़ ऑफ वुड, उसके अलावा अगर हम देखें तो उस यूज़ तो हम कर रहे, बट वुड ही ज़्यादातर यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्विंग करने का जो मज़ा है ना वो अलग ही, मतलब आपको जो डिज़ाइन बनानी है आप उसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसका जो सुंदरता है वो हम और निखार सकते हैं बाय द कार्विंग मेथड्स। वुडन स्विंग्स, झूले, ठीक है, उसके जो खिलौने हैं वो आपको ईडर और सांखेड़ा गुजरात में मिल जाएंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ के खिलौने, ठीक है बेटा। तो वुडन आर्ट इस तरीके से इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द लेदर वर्क, ठीक है, लेदर वर्क बताना है क्योंकि ये बड़ा पुराना है। तो देखो अब बेसिकली हमारे इंडिया में ना कभी कोई चीज़ को ऐसे वेस्ट तरीके से कभी फेंका नहीं गया, ठीक है। अभी अपनी मम्मी को देखोगे ना तो कहीं ना कहीं से वो ना वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने घर पे होता ही है, ठीक है। कोई भी चीज़ मम्मी इतना वेस्ट नहीं करती, हमारे खून में ही नहीं है ना, हम ज़्यादातर चीज़ों को निचोड़ के पूरा यूज़ करने वालों में से हैं। तो सेम चीज़ एशियन इंडिया में भी होता था कि जब एनिमल्स मर जाते थे, डेड एनिमल्स, मार के नहीं, जब वो मर जाते थे कुदरती नमूने, ठीक है, तो जब डेड एनिमल्स मर जाते थे ना तो फिर उनकी स्किन जो है दैट वाज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर, उनकी स्किन निकाली जाती थी और फिर उनको एक तरीके से प्रोसेस किया जाता था। प्रोसेस करने के बाद वो कन्वर्ट करते थे लेदर के अंदर, ठीक है। अब इनिशियली लेदर जो था दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द मसाक एंड कोस। उसके बाद धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होने लगा, लाइक ड्रम का जो पूरा वो मेम्ब्रेन होता है, वो ढोलक, टेबल इन सब में। फिर उसके अलावा आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो फुटवेयर में यूज़ करते हैं, लेदर के जूते अभी भी हम पहनते हैं, ठीक है। लेदर की बेल्ट आ जाती है, टाइज जो टू टाई द एनिमल्स, ठीक है, यहाँ तक कि हमारी बेल्ट आती है। और इवन दो जो एनिमल्स को आपने देखा होता है ना, घोड़े वगैरह को वो रस्सी से बांधा जाता है तो वो जो बेल्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर हम देखें तो वॉर के दौरान जो शील्ड यूज़ करते थे, ठीक है, प्रोटेक्शन, तो वो जो पूरा सर्कल शेप में शील्ड आता है, ठीक है, वो भी देखा जाए तो लेदर से बनाया जाता था। साज, पालन, लगाम, ये सब चीज़ें जो है वो एनिमल जैसे कि हॉर्सेस, कैमल के लिए बनाए जाते थे। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि लेदर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे एशियन इंडिया में पहले से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द भरतनाट्यम स्टाइल, डांस स्टाइल। देखो अब भरतनाट्यम शुरू कहाँ से हुआ था, तो भरतनाट्यम डांस स्टाइल तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ठीक है, इसका ओरिजिन है। भरतनाट्यम के दो सोर्सेस हैं, एक तो है अभिनव दर्पण जो लिखा गया था नंदिकेश्वर, और दूसरा है नृत्य शास्त्र जो लिखी गई थी बाय द भारत मुनि, ठीक है। उसके अलावा गोपी कृष्णा और मृणालिनी साराबाई एंड द एक्ट्रेसेस लाइक वैजंती माला और हेमा मालिनी, इन्होंने भी, ठीक है, भरतनाट्यम के डांस स्टाइल को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सिखाती भी हैं और करती भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस द कुचिपुड़ी डांस स्टाइल। कुचिपुड़ी की बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो है वो 15 सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस है। इसके अंदर ज़्यादातर जो डांस फॉर्म है वो ये है कि वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये कुछ वेल नोन डांसर्स हैं जो अभी भी इतनी पुरानी डांस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगेन वो खुद भी करते हैं, उनको न जाने कितने पुरस्कार मिले हैं और वो ये कला सिखाती भी हैं अब, हाँ, अभी की जनरेशन को और आगे पास ऑन भी करते हैं। तो ये पास ऑन करते इसका मतलब क्या हो गया, हेरिटेज हुआ ये देखा जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ड्रामेटिक आर्ट रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ, ठीक है। ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। ड्रामेटिक आर्ट मतलब ड्रामा जो है वो सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो आजकल हम पिक्चर्स बोलते हैं ना, पिक्चर अपन देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो फिल्म्स और ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट ड्रामास, ठीक है। ये ड्रामा के जरिए जो सोसाइटी में चल रहा होता है या सोसाइटी में कोई मैसेज देना होता है तो ये ड्रामा के थ्रू जो है वो मैसेज दिया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव सोर्स माना जाता है
टू कन्वे एनी मैसेज टू द पीपल। तो जैसे कि यहाँ पे है कि स्टेटमेंट को आप बताओ, तो यहाँ पे वही है कि जो भी संस्कार है, ठीक है, प्रेजेंटिंग संस्कार विद द एंटरटेनमेंट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। ओके, आप लोग एकता कपूर के सीरियल तो पता ही होंगे, देखते होंगे, मम्मियाँ देखती होंगी, ठीक है, और कुछ नहीं तो अभी तो जो फेमस चल रहा है कौन सा, अनुपमा, ऐसा कोई नाम तो मैंने सुना है, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो भी मैंने देखा नहीं, बट जितना बहुत आसपास से सुनाई देता है, ठीक है, कि मम्मियाँ वो बैठ जाती है आज तो अनुपमा देखना है। तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैसेज इस सीरियल में आता होगा, संस्कार आते होंगे, संस्कार पाँव छूना है, ठीक है, छोटों से प्यार करना है, बच्चे को ये सीख देनी है, वो करना है। अच्छा, सब कुछ छोड़ दो, अगर आप देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 95% बच्चों के तो फेवरेट होता है ये, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या सिखाया जाता है, हर एक एपिसोड में एक चीज़ आपको मैसेज के थ्रू बताई जाती है ना, आर्ट के थ्रू आपको एक मैसेज दिया जाता है। तो दैट इज नथिंग मतलब ड्रामा, ये सब ड्रामा का ही फॉर्म है। अभी बदल चुका है उनका चेहरा, बट बेसिकली पीछे अगर हम देखें एशियन टाइम में, तो दीज आर नथिंग बट द ड्रामास। तो ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमलगेमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स, ठीक है। ये खाली ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं, ड्रामा के अंदर आपकी एक्टिंग आती है, आपका डांस आता है, आपका साउंड आता है, म्यूजिक आता है, ठीक है। अभी तो सब अलग अलग हो गया, बट पहले जो बंदा ड्रामा करता था वही गाना भी गाता था, ठीक है, वो एक्टिंग भी कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है। तो जितने भी आर्ट्स है सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। दैट्स व्हाट इज कंसिडर्ड एमलगेमेशन। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा विद ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ये सब करने की वजह से ना, ठीक है, एंटरटेनमेंट बना रहता है लोगों के अंदर, और लोग जो है वो खिंच चले आते हैं। और हर ग्रुप के इंसान को आज अगर किसी से पूछो भाई तुम्हें पिक्चर देखना पसंद है, फिल्म देखना पसंद है, तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, सबको पसंद होता है ये, क्योंकि मजा आता है। भारत मुनि जी ने तो ये भी कहा है, देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है। ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो ड्रामा में इंक्लूड ना हो। सो वी कैन से दैट कि ड्रामेटिक आर्ट जो है वो सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द मणिपुरी डांस स्टाइल। देखो मणिपुरी तो ओरिजिनल कहाँ से होगा, सीधी बात है, मणिपुर से ओरिजिनेट होगा, जो ईस्ट इंडिया में है। ये डांस स्टाइल जो है बेसिकली बेस्ड ऑन है रासलीला और बाल लीला ऑफ द श्री कृष्णा, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण का बचपन और श्री कृष्ण की जवानी, ठीक है, उन दोनों को ये डांस स्टाइल में पूरा प्रेडिक्ट कर कन्वे करते हैं। मणिपुर डांस जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड है, लस्या और तांडव में। गुरु अमोबी सिंह, ओके, अटोमो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, ओके, नयना झवेरी, निर्मला मेहता, इन सब लोगों ने न जाने कितना फेम बटोरा है मणिपुर डांस में। पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स परफॉर्म दिस डांसेस ऑन वेरियस ओकेजन्स, और इसके लिए देखा जाए तो ये मणिपुर डांस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैज भरत मुनि सेड डिस्क्राइबिंग ड्रामेटिक आर्ट। मैंने आगे वाले में दे ही दिया था ये वाला, ठीक है। तो कोई भी बुक, देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, नो नॉलेज, नो डीड विच इज लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट, ये उनका स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेवाड़ इकत, ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखो बेवाड़ मतलब होता है टू साइड्स, और इकत मतलब होता है वीविंग, ठीक है, मतलब कि वीविंग मतलब कपड़ा। तो क्लोथ के दोनों तरफ को वीविंग करने का जो नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं बेवाड़ इकत। अब ये सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता होना चाहिए पटोला, पाटन की पटोला साड़ी, ठीक है। तो पटोला साड़ी जो है, जो पाटन में मैन्युफैक्चर की गई थी बाय द स्किल्ड आर्टिस्ट, ये साड़ी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आप उसको दोनों तरफ से पहन सकते हो, इट कैन बी वॉर्न ईदर साइड, ठीक है, दोनों तरीके से आप उसको पहन सकते हो। और इस खासियत की वजह से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये इतना फेमस हुआ था। और प्लस इसके अंदर इतने वाइब्रेंट कलर्स आप डाल सकते हो, ठीक है, डिफरेंट कलर्स भी आप डाल सकते हो दोनों, ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट में अगर आपको ऑरेंज कलर दिखता है तो ये वाले पार्ट में कोई और कलर दिखेगा, तो इस तरीके से रहता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबे समय तक ये जो क्लोथ है या जो साड़ी है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस इनेमल एंड बीडिंग वर्क, ठीक है। अब इनेमल क्या है, अब इनेमल का मतलब होता है कि ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, इन सबको जो रिंग्स, बैंगल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके अंदर एम्बेड करना, डालना, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो तो ये रिंग है ना, तो ये गोल्ड के अंदर ये जो जैम है वो डला हुआ है, ठीक है। तो ये जो आर्ट होता है उसको इनेमल वर्क कहा जाता है।
इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एक्सपर्टाइज की गई है इस एनिमल वर्क में, अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, ठीक है। उसके अलावा ये हर जगह आपको दिखने को मिलता है। इसके सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद में, ठीक है बेटा। चलिए, अब बीडिंग वर्क क्या होता है, तो अब देखो बेसिकली इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 751.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखा जाए तो अब ये नो कि इंडिया जो है वो 3 डायरेक्शन से पूरा पानी से घिरी हुई है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो इसकी वजह से डायमंड और बीड्स जो है वो हमें भरपूर मिलते हैं। अब इंडिया जो है वो इस तरीके के जेम्स को और बीड्स को तो खैर ट्रेड भी करती है, बिकॉज दूसरे कंट्रीज़ में भी बेचती है। तो अब इसका डिमांड डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल दोनों तरीकों में बहुत ज़्यादा हो गया है। गुजरात बहुत फेमस है इस बीड वर्क के अंदर। अगर आप देखो तो आपको गुजरात के अंदर तोरण, ठीक है, अपने घर पे भी दिवाली वगैरह मम्मी लगाती हैं दीवारों के उसमें, दरवाजे के बाहर, ठीक है। तो तोरण हो गई, नेकलेस हो गया, पच्चित, कलश, बारी मतलब कि विंडो ग्रिल्स, ठीक है, चकड़ा मतलब कि ट्रेडिशनल वॉल पीस हम कहते हैं, लगन्ना नारियल, एक नारियल जो पूरा डेकोरेट किया जाता है और शादियों में यूज़ किया जाता है, ओके। इंधोनी, मोडिया, एनिमल बैक कवर, झूल, ये सब चीज़ों में आप देखोगे तो मोती वगैरह का काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। तो दैट इज़ अ बीडिंग वर्क, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का। तो देखो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है वो सिचुएटेड है इन द पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा, जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है। ये टेम्पल जो है वो 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था अंडर द राइन मतलब कि राजा का जो शासन था, कौन से राजा थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑफ द गर्ग डायनेस्टी। सन टेम्पल जो है वो बेसिकली गाइगेंटिक, इसका जो शेप है वो ऐसा जाइजेंटिक या गाइगेंटिक आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ह्यूज, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा चैरियोट है, चैरियोट मतलब रथ, ठीक है। और ये बेसिकली सन टेम्पल तो सीधी बात है, ये भगवान जो सूर्य भगवान है, ठीक है, उन्हीं को ही डेडिकेट किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ चैरियोट टेम्पल हैज़, अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या है बेटा, कि इसके पास जो है वो 12 पेयर्स ऑफ कार्ड स्टोन व्हील्स है, ठीक है, जो बेसिकली ये देखा जाता है कि बड़े बड़े से पहिए हैं ऐसे 12, और ऐसा देखा गया है कि वो 7 हॉर्सेस को उसको पुल करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ पुल्ड बाय द सेट ऑफ 7 हॉर्सेस। इट हैज़ 12 मैसिव व्हील्स, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, और दीज व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स। अब ये 12 जो व्हील है वो 12 महीनों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हर एक व्हील में 8 ऐसे स्पोक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये स्पोक्स जो है वो 8 प्रहार्स ऑफ द डे, जैसे हम तो बोले ना सुबह दोपहर, वैसे हम लोग तो 3 प्रहारी अभी मानते हैं, या 3 से 4, ठीक है, ज़्यादा पता नहीं होता, बट ऐसे हमारा पूरा दिन 24 घंटे जो है ना वो 8 प्रहार में, 8 गैप में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम ये देखें ना तो बेसिकली 3 घंटे का एक प्रहार माना जाता है, ठीक है, 3 घंटे का एक प्रहार माना जाता है। दोपहर, तो दोपहर हम लोग कहेंगे 1 बजे से 12 से शुरू हो जाता है, PM स्टार्ट होता है, ठीक है, 12 से लेकर 3 बजे तक का दोपहर कहा जाता है, ऐसे करके, ठीक है। फिर 3 से लेकर 6 का शाम का एक्टिविटी, फिर 6 से लेकर 9 का, तो ऐसे करके अलग अलग आता है। वेल डिटेल में नहीं जाना, जिसमें आपको एक नॉलेज दे रही थी। द टेम्पल हैज़ बिन बिल्ड, अभी टेम्पल जो है वो ब्लैक स्टोन से पूरा बनाया गया है, इसके लिए इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। द रिमेन्स ऑफ दिस टेम्पल रिफ्लेक्ट्स द स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि 13 सेंचुरी में उड़ीसा में किस तरीके के मंदिर थे और किस तरीके का स्कल्पचर उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो अब इसके अंदर हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिफेंटा केव्स, ठीक है। अब एलिफेंटा केव्स जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, छोटा सा आइलैंड है नियर द घरारापुरी विलेज, अरेबियन सी में, जो 12 किलोमीटर दूरी पे है मुंबई महाराष्ट्र से। इसके अंदर टोटल 7 केव्स हैं। द पोर्टुगीज नेम्ड द आइलैंड एलिफेंटा आइलैंड इन द ऑनर ऑफ a huge rock cut stone statue of elephanta that one existed there। अब एक्चुअली क्या था ना कि एक बहुत बड़ा सा रॉक था, ठीक है, और उसका मतलब उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि हाथी की तरह, तो वो आइलैंड पे वो हाथी के स्ट्रक्चर की वजह से जो पोर्चुगीज उन्होंने नाम रख दिया उस आइलैंड का एलिफेंटा, और इसकी वजह से वहाँ पे फिर ये आ गया एलिफेंटा केव्स, ठीक है। अमॉन्ग देम अगर हम बात करते हैं तो त्रिमूर्ति टेम्पल आपको केव नंबर 1 में दिखेगा।
उसके अलावा 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। घरापुरी का मतलब ही होता है सिटी ऑफ केव्स, ठीक है। इसके लिए वहाँ के जो लोकल हैं वो एलिफेंटा केव्स को घरापुरी ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गिव द ब्रीफ आंसर अबाउट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो अब क्या है, देखो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली मतलब सीधी बात है लोकेटेड कहाँ पे है, दिल्ली में लोकेटेड है। इसको किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था 1638 AD में। दिस फोर्ट इज मेड अप ऑफ द रेड स्टोन और इसके लिए इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। इन दिस फोर्ट शाहजहां फाउंडेड द सिटी कॉल्ड द शाहजहानाबाद, उनके ही नाम पे उन्होंने पूरे सिटी का नाम रख दिया था। रेड फोर्ट इंक्लूड्स, अब क्या क्या होता है इसके अंदर, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। दीवाने आम मतलब कि एक बड़ा सा हॉल जो कॉमन पीपल वहाँ पे आके अपनी बात राजा से कर सकते हैं, और दीवाने खास मतलब कि एक अगेन हॉल जहाँ पे राजा जो है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों से, जो भी उसके मंत्री होते सभा में होते हैं ना, उनसे ही मिलते थे, तो उसको दीवाने खास कहते थे, ठीक है। फिर आता था रंग महल। रंग महल वो जगह होती थी जहाँ पे कुछ लेडीज डांस करती थी, नृत्य करती थी, और राजा और उनकी जो सब बैठते उनको वो एंजॉय करते थे। दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड देन द अदर बिल्डिंग्स, ठीक है। खास है इसके लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता था। उसको लिटरली गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया था। उसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, वो एम्बेडेड किए जाते थे पूरी दीवारों में। उसके अलावा रेड फोर्ट के अंदर अगर हम और देखें तो रंग महल, मिरर पैलेस मतलब आईना महल, और जो मुमताज़ के लिए बनाया गया था, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, मुगल गार्डन, ये सब चीज़ें जो हैं वो शाहजहां जी ने बनाई थी। और ख़ुद के लिए तो लिटरली उन्होंने जो सिंहासन बनाया था वो पीकॉक के शेप में बनाया था। हाउएवर नादिर शाह टुक इट टू द ईरान, वो जो थ्रोन था ना, ठीक है, वो पूरा नादिर शाह ईरान ले गए थे। एंड रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल स्ट्रक्चर, ये कहा जाता है। हर साल यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल्स जो है उस दौरान लाल किले में, आपको पता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो झंडा लहराते हैं 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, और वहाँ पे स्पीच देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। गिव द डिटेल्स ऑफ कुतुब मीनार। देखो कुतुब मीनार जो है इट इज़ अ मीनारेट इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में। कुतुब मीनार जो है वो 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द कुतुब बिन ऐबक, जो फाउंडर थे गुलाम डायनेस्टी के। ही डाइड, ठीक है। अब ये मॉन्यूमेंट ख़त्म होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनके मरने के बाद जो बाकी काम था वो उनके दामाद ने, सन इन लॉ, जिनका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। अभी जो मीनारेट है, जो पूरा पिलर है, खंबा है, हम कहें, ठीक है, तो मीनारेट जो है वो बेसिकली 72.5 मीटर जितना लंबा है, पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना है एंड मार्बल से। इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, पूरा जो ना पिलर, तो पिलर मतलब सर्कल के फॉर्म में होगा। इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 13.75 मीटर बेस में है, और धीरे धीरे करके यूं करके वो रिड्यूस होता जाता है, और ऊपर की तरफ जो है वो 2.75 मीटर है। यहाँ पर कुरान के जो वर्सेस हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना श्लोक हिंदी में, संस्कृत में, ठीक है, तो वैसे कुरान में वर्सेस, तो कुरान के जो वर्सेस है वो लिटरली यहाँ पे एनग्रेव्ड किए गए, मतलब लिखे गए हैं पूरे के पूरे स्टोन के। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टोन में से बनाया हुआ है, मतलब टॉलेस्ट है ये मीनार, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस द आर्किटेक्चर ऑफ द हम्पी टाउन। हम्पी टाउन बताना है हमें। देखो हम्पी एक्चुअली एक विलेज है और टेम्पल है जो हॉस्पेट सिटी, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में सिचुएटेड है। हम्पी जो है वो बेसिकली लाई करता है कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगाभद्रा। हम्पी जो है वो कैपिटल था विजयनगर किंगडम का। जो रूरल थे विजयनगर किंगडम के, वो आर्ट को बहुत पसंद करते थे, इसके लिए उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्किटेक्ट बनाया था उनके शासन के दौरान। द पीरियड ऑफ कृष्णदेव आर्य, ये कंसिडर कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस दौरान ये पीरियड के दौरान आर्ट जो है था वो अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया था। जो मेन फीचर था ये स्टाइल का विजयनगर में, वो ये था, वॉज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिशेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन्स, ठीक है, स्टोन में से तो बड़े बड़े पिलर्स कार्विंग करना। और ये जो पिलर्स और जो कॉलम्स जो बनाए जाते थे एडॉर्न विद द फिगर्स ऑफ, उसके ऊपर आप मतलब उसके अंदर अगर आप देखो तो आपको फिगर्स नजर आएंगे, गॉड, गॉडेस, ह्यूमन, एनिमल्स, वॉरियर, डांसर्स के।
द विथाला टेम्पल और हजरा टेम्पल जो हम्पी में बनाया गया था ड्यूरिंग द राइम्स ऑफ द कृष्ण देवारे, आप देख सकते हो उसके अंदर। बिसाइड्स उसके अलावा विरूपक्षा टेम्पल, अच्युतरा टेम्पल जो लॉर्ड कृष्णा के नाम पे बनाया गया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल उस टाइम पे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का हमें इंफॉर्मेशन देना है। देखो आगरा फोर्ट जो है वो सीधी सी बात है लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ठीक है, इन आगरा सिटी, सॉरी, ठीक है, इन आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये फोर्ट जो है पूरा रेड स्टोन से बनाया गया, इसके लिए इसको हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा कहते हैं। ये बनाया था किसने? अकबर ने। कब बनाया था? 1565 AD में। ही ऑल्सो बिल्ड जहांगीर पैलेस। उन्होंने जहांगीर पैलेस बनाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। वन कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड, अब इसके अंदर जो आर्किटेक्ट था वो हिंदू और ईरानियन स्टाइल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। वेयर इज बंगाल और गुजरात स्टाइल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहांगीर पैलेस में आपको बंगाल और गुजरात के आर्किटेक्ट का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आगरा फोर्ट जो है वो 70 फीट हाई है, उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 1.5 माइल मतलब कि 2.41 किलोमीटर। द वॉल्स ऑफ द फोर्ट आर एम्बेडेड विद द रेड स्टोन। इतने अच्छे तरीके से स्टोन्स के अंदर, रेड स्टोन्स के अंदर जो है वो पूरे के पूरे बीट्स अगर एम्बेड किए गए हैं क्या, मतलब कि अगर आप पूरा स्टोन देखोगे ना, पूरा ही पिलर देखोगे ना, आपको कहीं पे कोई जॉइंट्स नज़र ही नहीं आएंगे, ठीक है, एक भी जॉइंट नज़र नहीं आता। इस तरीके से स्टोन्स को रखा गया है। आज हम भी अपने घर की दीवार बनाएंगे तो हमें पता चलता है भाई ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है, तो वी कैन सी द गैप, उसमें तो कोई गैप नज़र ही नहीं आता है। जहांगीर का बेटा शाहजहां, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन जो थे वो आगरा फोर्ट में ही निकाले थे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अजंता केव्स। ठीक है, अब अजंता केव्स जो है वो अजंता विलेज जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ये केव्स जो है वो ये कहते हैं कि इसको आप ना वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब जो वास्तु वाले होते हैं वो लिटरली इसकी पूरी स्टडी करने भी जाते हैं। उनको जो वास्तु में PhD करते हैं क्या ना, उनको लिटरली कहा जाता है कि अजंता केव्स में जाकर आप पूरी स्टडी करके आओ, पूरा बता के आओ कि किस डायरेक्शन में और किस तरीके से वास्तु वहाँ पे वास्तु के हिसाब से उन्होंने चीज़ें बनाई है। तो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, पेंटिंग और स्कल्पचर, ये 3 चीज़ें आपको अजंता में देखने को बहुत मिलती हैं। जो केव्स हैं उनके अंदर बेसिकली 2 टाइप के स्ट्रक्चर माने जाते हैं। चैत्य हॉल जो बेसिकली लॉर्ड बुद्धा के लिए डेडिकेट है, और विहारास जो बुद्धा मॉन्क्स यूज़ करते थे फॉर द मेडिटेशन एंड द स्टडी। ठीक है, मतलब कि पूरा बुद्धा रिलीजन काफ़ी फॉलो करता था, यूज़ करता था। केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 ये चैत्यस हैं, बाकी सारे जो थे वो विहारास थे। ठीक है, चैत्य समझ में आ गया ना, श्राइन्स मतलब कि जहाँ पे लाइक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है और वहाँ पे वो उनको पूजा करते हैं। ठीक है, तो श्राइन मंदिर। ओके, बाकी जगह पे स्टडी वगैरह होती थी जो भी बुद्धा फिलोसॉफी है उसके ऊपर। बेस्ड ऑन द वर्क डन इन देम केव्स कैन बी डिवाइड इंटू 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स में केव डिवाइड है उसके अलावा, एक तो वॉल पेंटिंग में और दूसरा स्कल्पचर में। केव नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 इनके अंदर वॉल पेंटिंग बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है कि वो पूरे बुद्धिस्ट रिलीजन को पूरा डेपिक्ट करता है। दीज केव्स हैव अटेंड द हाइएस्ट रैंक इन द वॉल पेंटिंग। अब बट क्या धीरे समय आता गया तो लोग जो है अजंता केव्स को भूलते गए। फिर 1890 में जॉन स्मिथ जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया इन केव्स को, और ह्यूमन इंटरफेरेंस, टाइम चला गया, इसके लिए लोगों ने इसको सोचना छोड़ दिया तो काफ़ी डैमेज हो चुका था। अजंता केव्स जो है वो वर्ल्ड फेमस है फॉर द एक्सट्रीमली रिच ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट अ नोट ऑन एनी 2 कल्चरल हेरिटेजेस ऑफ द गुजरात। देखो एक तो डोलावीरा है और एक लोथल है, पता है हम लोगों को। ठीक है, तो डोलावीरा जो है वो सिचुएटेड है खेदरीबेट बचाऊ तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए काफ़ी माना गया है डोलावीरा, एंड ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर ये काफ़ी फेमस रहा है फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस के पर्पसेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये 5000 डिस्कवर 5000 ईयर्स ओल्ड बीट, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स जो फैक्ट्रीज में उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। लोथल की बात करते हैं तो ये आपको अहमदाबाद भावनगर हाईवे में मिलेगा इन द ढोलका ऑफ द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल जो है वो अगेन एक बहुत शानदार साइट है
जहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा एरा था वो पूरा आप उसको महसूस कर पाएंगे। अगेन ये भी जो सेंटर था वो था ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स बनाए गए थे इन द एशियन टाइम। अब आपको पता है पोर्ट्स का काम ही होता है कि नदी और समुद्र के जरिए चीज़ों का आदान प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, वाई शुड वी प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। ठीक है, हमें हमारा हेरिटेज क्यों प्रिजर्व करना चाहिए। तो देखो पहली बात तो ये है कि हेरिटेज का इम्पोर्टेंस हमें पता है, तो अब हेरिटेज को नेचुरल और मैनमेड दोनों तरीके से काफ़ी खतरा आ चुका है, तो बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना। बिकॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इनको अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना शानदार तरीके से उस टाइम पे, जहाँ पे इतनी स्टडीज भी नहीं होती थी, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती थी, कोई पेंटिंग की डिग्री नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक है, इतना शानदार तरीके से हमारे जो फोरफादर्स उन्होंने चीज़ों को बनाया था। हेरिटेज जो है वो बेटा हमें गाइड करता है कि हम अपने नेशन को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट अच्छा होता है तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये बड़े लोगों की कहावत है। ठीक है, तो कभी पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। पास्ट को लेकर ही अगर पास्ट में कोई गलतियां हुई हैं तो प्रेजेंट में नहीं करनी है ताकि फ्यूचर सुधर जाए। अगर पास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है किसी भी पॉइंट को लेकर तो उसको और डेवलप करना है। तो दैट्स वाई हेरिटेज हम लोग को वही चीज़ बताता है। Therefore, it is necessary to develop the positive attitude for maintaining and giving the importance to the heritage. और इसके लिए गवर्नमेंट ने या नेशन ने कुछ प्रॉपर टीम्स वगैरह सेटअप की हुई हैं, ऑर्गेनाइज सेटअप किए हुए हैं, जहाँ पे लोगों के सपोर्ट के साथ हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लोगों को भी ये बताना है कि भाई डैमेज करोगे तो हमारा ही नुकसान है, हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज जो है वो चला जाएगा तो हमारे देश की जो डिग्निटी है, ठीक है, जो शान है वो चली जाएगी। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की और हम आम इंसानों की कि हम उसको प्रिजर्व करें। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल रिपेयरिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। क्या हमें सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। स्पेशली आप ना एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो। गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से मेंटेनेंस काम शुरू करे सही तरीके से, क्योंकि उनका शेप साइज़ जो है वो जो भी है वो कंडीशन हमें ओरिजिनल तरीके से ही मेंटेन करना पड़ता है। अभी प्रेजेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने ऐसे 5000 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ढूंढ निकाले जिस पे काम शुरू कर दिया है प्रोटेक्शन के हिसाब से। एनवायरमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखा गया है और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के दौरान ये देखा गया है कि जो लैंड रूट्स हैं, ठीक है, जो लैंड रूट्स हैं, जो हाइट है और एट द अनरीचेबल प्लेस और डिफिकल्ट टू रीच द प्लेसेस, ठीक है, दैट मेंटेनेंस वर्क और रिपेयरिंग वर्क जो है वो इस तरीके से किया गया है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बट अगेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ हेरिटेज को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू फॉर द क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, क्या कर सकते हैं हमारे विलेज में क्लीननेस करने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट को प्रिजर्व करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, वी शुड नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। वहाँ पे ड्राइंग करके लिख कर ऐसा कुछ करके नहीं आना चाहिए। जो सराउंडिंग वहाँ पे कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। तो वी डोंट हैव टू वी शुड नॉट पॉल्यूट द सराउंडिंग। जो डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स हैं उनको सेंसिटाइज, मतलब कि उनको समझाना चाहिए कि भाई इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हमें डैमेज नहीं करना है। कोई विजिटर्स आते हैं तो उनका अगर वैसा कुछ अनजाने में करते हैं तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट लिटर एट द पिकनिक प्लेसेस, मस्ट यूज़ द डस्टबिन। यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए और ना ही प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिया हैज़ प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड। किस तरीके से हम लोगों ने बताया है। तो देखो पहली बात तो ये कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। ठीक है, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। ये थॉट जो है वो इंडिया लेके आया था और ये इंडिया इसको बहुत ज़्यादा बिलीव भी करता है। अभी देखो G20 समिट हुआ तो उसमें यही लिखा था ना, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, हर साल हमारी इंडिया जो है वो बाहर के जो डेलीगेट्स होती हैं उनको यहाँ पे बुलाते हैं। सो ये बेसिकली वैदिक पीरियड से ही ये चीज़ चलता आ रहा है। बाय अडॉप्टिंग दिस फीलिंग इंडिया जो है दे रिमेन वन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जहाँ पे हर एक कल्चर ट्रेडिशन का मिक्सचर हो चुका है और हम सबको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सम्मान करते हैं उन रिलीजन्स को। इंडिया शोज रिलीजन टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, मैंने कहा। ठीक है, हम हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने तो अपने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो में हुआ था, उन्होंने तो लिटरली कहा था दैट आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट मी। ठीक है, मैं उस देश का वासी हूँ, ठीक है, मुझे गर्व है जहाँ पे मुझे सिखाया गया है कि आपको कंपैशन और ब्रदरहुड से खाली अपने देश में नहीं पूरी दुनिया के साथ रहना है। इंडिया पीपल बिलीव इन टॉलरेंस यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, हम सब भाई हैं, भाई मतलब कि ठीक है, अब ब्रदरहुड का तो समझ गया। ओके, वेलकम द वेरियस फॉरेन ट्राइब्स। ठीक है, इसके लिए कभी भी किसी और देश से जब इंडिया में कोई लोग आते हैं तो उनको कभी घबराहट नहीं होती। उनको पता है कि इंडिया जो है वो वासुदेव कुटुंबकम को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो कभी भी किसी और कंट्री के इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएगा। जबकि यहाँ से जाने वाले दूसरे जो लोग होते हैं उनको फिर भी थोड़ा बहुत डर रहता है बाकी कंट्रियों के अंदर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल डैमेज अवर हेरिटेज। ठीक है, कैसे हमारी हेरिटेज को डैमेज कर रहे हैं। तो सी बात है, यहाँ कचरा फेंकना, टू राइट अननेसेसरली थिंग्स ऑन द मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, पॉल्यूट करना सराउंडिंग को, जो पहले वाले पॉइंट से सारे के सारे वही चीज़ आगे देखा जाए तो। डैमेज ऑफ अवर हिस्टोरिकल हेरिटेज नोइंगली और अननोइंगली। ठीक है, अनजाने में जानबूझ के जो भी करना है वो कर लेते हैं। ये हमारा जो नेग्लिजेंस है और ये जो हमारे अंदर इसका अवेयरनेस नहीं है हमारे हेरिटेज को लेकर, ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लेसेस है वो डैमेज हो जाती हैं बाय द अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ द मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है बेटा, 31 क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, स्टेट द 4 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या मेजर्स हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो एटीट्यूड शुड बी चेंज टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, पहली बात एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी सोच बदलनी है। एटीट्यूड का मतलब हमें जो है वो हमारी सोच बदलनी है। ठीक है, कि फॉरेस्ट ज़रूरी है, इसका महत्व समझ के हमें हमारी सोच बदल के उसको प्रिजर्व करना है। उसके अलावा स्टेप शुड बी टेकन फॉर मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज इन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में वाटर रिसोर्सेज मेंटेन करने हैं। रेस्ट्रिक्शन लगाना है ग्रेजिंग का, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो घुस जाते हैं और उनका तो पेट कभी भरता ही नहीं है, इतना खाते हैं। क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि जो ये गाय वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पूरा यूँ पेट में पहले जमा कर लेती है, फिर आराम से बैठकर चबाना शुरू करती हैं। ठीक है, बाहर निकाल के, तो उनका जो डाइजेशन सिस्टम है थोड़ा सा अलग है, तो क्या वो ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, तो उतना तो उगता ही नहीं है घास जितना वो जल्दी से खा लेती हैं। तो इसके लिए ये रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके अलावा हंटिंग, ओके, हंटिंग, पोचिंग, इलीगल किलिंग वो बैंड होना चाहिए। प्रोग्राम्स ऐसे अरेंज कर लो कि जो लाइक सोसाइटी में आप अवेयरनेस फैलाओ और ये बताओ कि भैया फॉरेस्ट जो है वो हमारी ज़िंदगी है, अगर फॉरेस्ट चला जाएगा तो सीधी सी बात है हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सारे के सारे रॉ मटेरियल से मिलते हैं फॉरेस्ट से ही ना हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन के कॉजेज क्या हैं। तो देखो सबसे पहले तो यही है कि हमारा इंटरफेरेंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ग्रास लैंड, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि हम मनी माइंडेड ज़्यादा हो जाते तो लालच में चलो ना हमारा तो काम चल रहा है तो हम लोग फॉरेस्ट को उगाते नहीं है, बस काटते जाते हैं। एनिमल्स को हंट करना, ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हद से ज़्यादा कभी कोई चीज़ करो तो वो हानिकारक होती है। तो इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ है पूरे बेचारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग एनक्रोज्ड फॉर द, फॉरेस्ट लैंड जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रास, जिसमें मैंने कहा ग्रीजिंग के लिए, फ्यूल के लिए वुड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए यूज़ करते हैं। तो अब फॉरेस्ट को ग्रो होने में, डिफॉरेस्टेशन में टाइम लगता है और हम उसका लाइक डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम आ रही है वहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट है एनिमल्स का घर और एनिमल्स बेचारों से हम उनका घर छीन रहे हैं। हमारी खुद की नीड तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है, बेसिकली ह्यूमन्स वांट्स आर अनलिमिटेड इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट 4 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या आप स्टेप उठा सकते हैं, कोई भी 4 लिखिए। तो देखो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल रिसीव होता है, कोई बात नहीं, कह रहे हैं कर लो। शुड बी कंपेल्ड फॉर द एफॉरेस्टेशन, मतलब कि अगर आप एक ट्री काट रहे हो ना तो जहाँ पे आप काट रहे हो उसकी जगह पे दूसरा ट्री उगाओ। ठीक है, वैसे तो यूँ कहते हैं कि एक ट्री काट रहे हो तो इसके बदले 5 उगाओ, क्योंकि उगने में 17 साल 10 से 17 साल लगता है एक ट्री को मैच्योर होने में,
और काटने में हमको लगेंगे 17 दिन। ठीक है, तो इसके लिए वो चीज़ है। पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, लोग जो स्पेशली जो लोकल पीपल है, ठीक है, उनके लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम अरेंज करो, उनको भी अवेयर करना है। सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो डेवलप करो, सो दैट एग्रीकल्चर के लिए कितना यूज़ चाहिए, इंडस्ट्री के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब एक कैलकुलेटेड वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आप यूज़ कर लो फॉर द एनर्जी, लाइक वुड है ना, तो वुड के लिए अपन प्लांट काटते हैं, अब ऐसा कोई सोर्स यूज़ कर लो जिसमें वुड की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली फॉर द फ्यूल। ठीक है, तो वो अपन काम कर सकते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन इन द फॉरेस्ट शुड बी कंट्रोल्ड, वो तो कंट्रोल होना ही चाहिए। एंड एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड और रिजर्व फॉर द एनिमल पेस्ट। ठीक है, कुछ एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए सिक्योर होनी चाहिए। ओके, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कोई भी लोकल पीपल, कोई भी लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होता है? देखो बच्चा, नेशनल पार्क इज अ फॉरेस्ट एरिया इफ नीडेड बी सराउंडेड एरियाज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो नेशनल पार्क ही होता है, बट ये गवर्नमेंट के थ्रू पूरा का पूरा फेंसिंग किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब फ्लोरा एंड फाना, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए पूरा गवर्नमेंट उस पर फेंसिंग कर देती है। नेशनल पार्क्स के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड। देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन है कंपेयर टू द सेंचुरी। सेंचुरी में तो फिर भी जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं। सेंचुरी की तरह, ठीक है, यहाँ पर सेंचुरी में कोई भी एक स्पीशीज होती है, जैसे गिर सेंचुरी की बात करें तो उसमें एक ही है ना स्पीशीज, एशियाटिक लायंस। ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, मच्छरों की भी, सब। तो ये एक तरीके का देखा जाए ना बेटा, तो ये एक तरीके का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, देयर इज़ अ कंप्लीट बैंड ऑफ ऑब्वियसली एनिमल ग्रेजिंग तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। अभी कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, तो आपको 2-3 नाम लर्न कर लेने, काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर मैराइन नेशनल पार्क, गिर, डाचीगम एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एज एस्टिमेटेड देयर वर मोर देन 40,000 टाइगर्स। ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 40,000 से ज़्यादा टाइगर्स थे, पर फिर टाइम बीतता गया, किसी ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए गए थे टाइगर्स को हंट करने के लिए, तो टाइगर्स को शिकार करने के लिए लोग निकल जाते थे। फिर अनरिस्ट्रिक्टेड किया गया इलीगल हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर कर रहे हैं, नहीं काटना है। तो हैंस इन ऑर्डर टू सेव टाइगर्स गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम स्टार्ट की थी 1971 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, टिल नाउ द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 44 रीजन्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टेब्लिश हो चुका है, काम करता है टाइगर्स के लिए। ऐसे तो हालांकि हर एक एनिमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टाइगर बच्चा हम तो उसको नेशनल एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम हमारे नेशनल एनिमल की सुरक्षा नहीं कर पाएँ और वो इस तरीके से मरते जाएं, तो आप सोचो कि दुनिया भर में हमारे देश की क्या इज्जत रह जाएगी, क्या कहेंगे कि एक नेशनल एनिमल को, खुद के एनिमल को वो बचा नहीं पाए हैं। तो ग्लोबल वर्ल्ड के हिसाब से, ग्लोबल आप देखो तो उनके हिसाब से वी हैव टू मेंटेन द इकोलॉजी, वी हैव टू मेंटेन द एनिमल्स। ठीक है, कोई भी ऐसा कंट्री जहाँ पे एनिमल्स नहीं हो तो वो कंट्री को कंट्री नहीं मानते, तो उसमें ये लगता है कि ये लोग नहीं, अत्याचारी है जो एनिमल्स को, बेजुबान जानवर को मारते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई कोई बच्चा सवाल पूछता है क्या करेंगे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके। पहली बात तो इकोलॉजी बैलेंस्ड होता है। ठीक है, जो कुदरत है, कुदरत ने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफाइन करके दी हुई है। किसी को खा के मारना गुनाह नहीं है, बट हम इंसान जो कर रहे हैं हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पहले भी तो इंसान होते थे, ठीक है, वो शिकार करते थे तो जो सामने शिकार था उसको भागने का मौका था, है ना, वो भाग के अपनी जान बचा सकता था। अभी भी, आज भी तो अफ्रीका के जंगल और इन सब में आदिवासी वो रहते हैं ना, ट्राइब्स, तो वो कैसे खाते हैं, वो शिकार करते हैं। ठीक है, वो शिकार करते हैं, वो खाते हैं उनको, बट शायद कई बार एक हफ्ता निकल जाता है, उनके हाथ में एक शिकार नहीं लगता, वो भूखे मरते हैं, और कई बार लग जाते हैं तो खा लेते हैं। सेम चीज़ है अदर एनिमल्स ऑल्सो, वी आर द एनिमल्स, दे आर ऑल्सो एनिमल्स। तो एक भागने और पकड़ने का एक सिस्टम बिल्कुल कुदरत ने बनाया है। हम क्या कर रहे हैं, एज अ सिविलाइज पीपल हम उनको पिंजरे में बंद कर रहे हैं, उनको भागने का कोई मौका नहीं देते और हम उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और हम उनको बहुत ज़्यादा तादाद में मार रहे हैं।
ये चीज़ जो है वो रोकनी चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली है, और इसकी वजह से ही जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट बना रही हैं। रेस्ट हमारा जो ग्रीडी नेचर है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, ये नेचर की वजह से हम इनकी तादाद को ख़त्म कर रहे हैं। इनकी स्किन मिलेगी, इनके दांत मिलेंगे, ठीक है, इनके फर्स मिलेंगे, और इनसे लाखों रुपए, नहीं लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग, ठीक है, बट इट्स इलीगल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिफेंट प्रोजेक्ट की। अब ये एलिफेंट प्रोजेक्ट एक्चुअली केरला में बहुत बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, ओके, क्योंकि एलिफेंट में ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। एलिफेंट की पोचिंग शुरू कर दी गई थी केरला के अंदर, ठीक है। एलिफेंट का आपको पता है दांत, हस्क, ठीक है, तो आइवरी, तो वो इतनी डिमांड में, इतना डिमांड, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, उसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना उसका वैल्यू है। तो वो लालच में जो लोकल पीपल्स हैं, उन्होंने फॉरेन जो लोग होंगे, जो इंडस्ट्री होते हैं, उनको साथ देने के लिए उन्होंने उनको अपने हाथियों को गोली मार के उनसे पूरा वो जो हाथी के दांत होते हैं वो निकाल के उनको बेच रहे हैं। तो ये इस तरीके से एनिमल्स जो एलिफेंट है उसकी तादाद बहुत कम हो गई थी केरला के अंदर। तब जाके 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगेन आप इसका मेन एम तो समझ सकते हैं, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, सीधी सी बात है, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टुडे नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। टुडे देयर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर एलिफेंट्स ओवर एंड अबव प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट फॉरेस्ट ऑल्सो वर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रॉपर केयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स दो टाइप के यहाँ पे हैं, एक तो फॉरेस्ट में रहने वाले बिंदास, ठीक है, दूसरे जो है वो डोमेस्टिकेटेड, मतलब कि जो लोगों के साथ रहते हैं, जैसे हम गाय भैंस पालते हैं वहाँ पे वो लोग एलिफेंट पालते हैं क्योंकि वो उनका काम है, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए गए हैं, बिकॉज आप एक बहुत जायंट एनिमल को अपने घर पे रख रहे हो तो उसकी देखभाल भी वैसे ही करनी होगी। तो इन सब के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है ना कि एक चीज़ को काफ़ी तरीके से यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो अ प्रोजेक्ट टू यूटिलाइज, स्पेशली वाटर के लिए किया गया था, टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कि इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, हाइड्रो पावर के लिए भी यूज़ कर रहे हो, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है, फ्लड कंट्रोल के भी यूज़ हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा यूजेज है इसके लिए। तो पानी का जब इतनी जगह पे यूज़ होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आपको पता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर देखो बहुत सारी नदियाँ हैं, वी आर ब्लेस्ड विद द रिवर्स, ठीक है, बहुत सारी लार्ज भी हैं तो स्मॉल रिवर्स भी हैं। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर हेल्प करेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द रिवर वैलीज, ठीक है, पानी की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए होता है। अभी प्रॉब्लम के अंदर क्या हो गया, फ्लड कंट्रोल भी आ जाएगा, तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन भी आ जाएगा, पानी पीने के लिए भी मिलेगा और इरिगेशन के लिए भी मिलेगा, इंडस्ट्रीज के लिए भी मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पानी ज़रूरी है, नदी उसके समुद्र के थ्रू जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, तो फॉरेस्ट फिशरीज के लिए भी ज़रूरी है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए वो हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया विल बिकम मोर सीरियस डे बाय डे, ठीक है। अब प्रॉब्लम, पानी की समस्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसको एक्सप्लेन करो। देखो, in the efforts to obtain water by the living organisms of biosphere through natural or man-made resources, hindrances are created and the problem of water shortage arises। इसको हम कहते हैं water crisis। क्या है वो, कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी देना, बायोस्फीयर को मेंटेन करना फॉर द नेचुरल मैन-मेड रिसोर्सेज, ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जहाँ पे पानी की समस्या आ रही है। तो ये पानी की शॉर्टेज की वजह से एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, डोमेस्टिक ह्यूमन बींग सबको पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वाटर क्राइसिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं वाटर क्राइसिस। अब इसका देखो बहुत सिंपल सी बात है कि तो पॉपुलेशन इज द मेन ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट राइज इन पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड का भी तो ग्रोथ का डिमांड बढ़ेगा, तो उसके लिए तो पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर हम डेवलप भी करना है हम लोग को, तो अर्बनाइजेशन भी बनेगा,
हम लोगों की लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, तो इन सब के लिए पानी का यूज़ बहुत होने लगा है एंड दैट्स वाई पानी की समस्या इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर हम देखें तो आपको ये पानी की समस्या जो है वो कहाँ दिखेगी, वेस्टर्न राजस्थान में और सदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू में आपको ये प्रॉब्लम बहुत दिखने को मिलेगी। अबाउट 8% ऑफ द इंडियन टाउन्स, ठीक है, वो ये शॉर्टेज जो है वो फेस करते हैं। 50% ऑफ आर विलेजेस स्टिल, ठीक है, अभी भी ना उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो मिलता ही नहीं है। 50% ऐसे विलेजेस है जिनको पानी नहीं मिल रहा है पीने का। सेम इज़ द केस फॉर द वाटर क्राइसिस इन इरीगेशन। इरीगेशन के लिए भी पानी नहीं मिलता है तो क्रॉप्स सड़ जाते हैं बेचारे, तो हम लोगों को फिर फूड शॉर्टेज हो जाता है, मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो वी हैव मेड, हम लोगों ने इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड कर ली है, स्प्रिंकल मेथड, ड्रिप इरीगेशन, बट ये तो मेथड्स है ना। पानी नहीं होगा तो स्प्रिंकल फुहारा क्या पानी डालेगा, ड्रिप क्या पानी देगा, ठीक है। तो इसके लिए पानी का होना ज़रूरी है। तो वी हैव द टेक्निक्स बट नाउ वी नीड द रिसोर्स, ओके, वी नीड द सोर्स। तो इसके लिए हमारी कंट्री ज़्यादा डिपेंड करती है रेन वाटर के लिए, और रेन वाटर ही है, रेन ही है जो हमारे इंडिया में स्पेशली बात करूँ तो पानी की समस्या को ओवरकम करने में मदद कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए उसके ऊपर ही आ रहा है कि भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो। तो देखो, ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम पानी को कंजर्व करते हैं। अब इसमें एक तो फंडा अपना ये है कि भैया हमें अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज करना है। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं टू कलेक्ट द रेन वाटर इन द वेल, डैम्स, पॉन्ड, खेत, तालाब, बहुत सारा, मतलब जहाँ जहाँ पे भी स्टोरेज पॉसिबल है वहाँ पे अपन रेन वाटर से स्टोर कर लेते हैं। रेन वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा तो ट्रीज ग्रो करेंगे, मिट्टी जो है वो पक्की बनी रहेगी मजबूत, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। वहाँ से डोमेस्टिक यूज़ भी हो जाएगा पानी का, तो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ हो जाएगा। और जब पानी इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर में बना रहेगा तो पानी की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी, तो वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेन वाटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द यूजेस ऑफ मैंगनीज। देखो, मैंगनीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है स्पेशली फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। और उसके अलावा इसको यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में से ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ कर लिया, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स, टाइल्स, इन सब में यूटिलाइजेशन हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कोल फॉर्म्ड, कोल कैसे बनता है। देखो, करोड़ों साल पहले की बात है, अर्थ के ऊपर ना बहुत अच्छा खासा थिक वेजिटेशन हुआ करता था। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से अर्थ के अंदर, ठीक है, यूं टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी और एक बार जैसे अर्थक्वेक बोलते हैं ना, अर्थक्वेक आ गया तो सब कुछ अंदर बरीड हो गया, ठीक है। अर्थक्वेक बेसिकली ये बोला जाता है कि आसमान से, ठीक है, एक मीटियोर आया था और वो मीटियोर की पता कितनी थी, हमारे माउंट एवरेस्ट जितनी, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना उतना भारी मीटियोर स्पेस से अर्थ पे टकराया गया था, जो अर्थ यूँ हिल गई थी लिटरली। और जब अर्थ हिल गई थी तो भूकंप आया था, उसके अंदर के सारे वेजिटेशन जो थे वो बरीड हो गए थे, ठीक है। तो ये करोड़ों साल पहले की बात है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ड्यू टू द, अब ये अंदर बरीड हो गए तो उसमें हीट, प्रेशर डेवलप होने लगा, जिसकी वजह से इन सब के अंदर कार्बन लेवल ज़्यादा था, तो कार्बन धीरे 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 इकट्ठा होने लगा और इकट्ठा होते 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 वो एक पत्थर के फॉर्म में जुड़ने लगा, ठीक है। और आज हम उस पत्थर को बोलते हैं कोल। तो इस तरीके से कोल बना था। ये जो पूरा पीरियड था, तकरीबन कहते हैं कि ये 25 करोड़ साल पहले वाला जो पीरियड था, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड, क्योंकि ये कार्बन की दुनिया थी, ठीक है। कार्बन बनता जा रहा था और अभी हम उस कार्बन का यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, वाई, ठीक है। मिनरल्स को बैकबोन कहा जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। क्यों भैया, कोई नहीं बता देते क्यों। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि देखो, मिनरल्स का अगर एक कंट्री को डेवलप करना है तो उसको इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज बनाने के लिए उसको चाहिए मिनरल्स, तो आप खुद ही समझ लो, मिनरल्स आर द बैकबोन, ठीक है। तो अभी जो वर्ल्ड है वो बेसिकली ग्लोबल विलेज बन गया है, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई मिनरल्स की, और अभी हर एक मिनरल हर एक कंट्री में तो है नहीं, ठीक है। तो जिस कंट्री में जो मिनरल ज़्यादा है दूसरी कंट्री उसके साथ दोस्ती बना लेती है और आपस में वो लोग बाटर सिस्टम या कुछ ना कुछ डील करके वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हर एक नेशन जो है वो ग्रो करना चाहता है, तो नेशन कीप्स रिसर्चिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, एक्सपोर्ट करते हैं उनको टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज।
तो ये सारे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो मिनरल्स पे दिया जाता है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि मिनरल्स आर द बैकबोन। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉडर्न एज इज कॉल्ड द मिनरल एज। वाई? देखो अब सीधी सी बात है, मिनरल्स जो है इनका ह्यूमन प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा रोल है। अभी मैं ऊपर वाला देखा था ना, वही वही स्टेटमेंट्स ही हैं। बेसिकली हम इंसानों का जो रिलेशन है मिनरल्स के साथ बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना है। अगर आप देखो, आपने हिस्ट्री तो की है, आपको पता है कि मेटल के यूटेंसिल का बनाए जाते थे, ठीक है, पुराने टाइम में। तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कितना पुराना रिश्ता है मिनरल्स का इंसानों के साथ। और इसके लिए मिनरल्स को कहते हैं बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। यूएस और रशिया, ठीक है, ये पावरफुल, दे बिकम द वर्ल्ड पावर्स प्रॉपर, जहाँ पे इन्होंने मिनरल्स का बहुत प्रॉपर यूज़ किया है। दीज कंट्रीज आर रिच इन वेराइटी ऑफ मिनरल्स, और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न एज जो है वो मिनरल एज मानी जाती है। नेक्स्ट, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। देखो अब इंडस्ट्रीज जो है ना बेटा, वो एयर वाटर को बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से उसको वो पॉल्यूट कर रही है। एयर जो है वो पॉल्यूट हो गया बिकॉज ऑफ द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे गैसेस बाहर रिलीज होती है, तो हवा का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गया है। वैसे तो देखो एक ना गवर्नमेंट का लॉ है कि भाई इतना ही अमाउंट आपका टॉक्सिक बाहर हवा में जाना चाहिए, बट कोई भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री फॉलो करती है नहीं। ठीक है, तो वो जो भी कानून है उसको तोड़ देते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिलीज करते हैं पानी में भी और हवा में भी। ठीक है, तो जिसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है। द साउंड ऑफ मशीन जो है वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसके लिए जो बेचारे आसपास के अगर कोई एरिया है तो वहाँ के लोगों में डेफनेस देखने को मिली है, मतलब बहरे हो जाते हैं। और मशीनरीज एंड द वर्न आउट मशीनरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरीके का नॉइस पोल्यूशन कॉज करता ही है। वो तो है ही ना, ट्रक वगैरह जाती है तो कितनी आवाज़ करती हुई जाती हैं। तो ये सारे इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री में तीनों आ जाते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, उस पर लिख देना अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस बताना है। देखो इन टुडेज टाइम द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज, ये तो क्लियर है ही है। तो अब अगर किसी भी नेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है तो बिना इंडस्ट्रीज के तो पॉसिबल ही नहीं है। द इंडस्ट्रीज दैट हैव फोकस्ड, सॉरी द कंट्रीज, ठीक है, जिन कंट्रीज ने फोकस किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, उनका सीधी सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला भी है। जैसे कि यूएस, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, दे आर प्रॉस्पेरस। क्यों? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। ऑन द अदर हैंड जो भी इंडस्ट्रीज या तो अंडर डेवलप्ड है या तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने अपना नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सेल करने पड़ेंगे बहुत सस्ते दाम में, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई नहीं है। जब इंडस्ट्रीज नहीं बनाई हैं तो जो कंट्रीज के पास इंडस्ट्रीज है वो उनके साथ बोलेंगे भाई आपका रिसोर्स हमें दे दो, हम आपको उसके बदले पैसे दे रहे हैं, तो पैसे देंगे। बट सीधी बात है वो कंट्री अगर रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर पा रही, दैट मीन्स कि वो कंट्री काफ़ी पुअर कंट्री है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। तो पुअर कंट्री अपना पेट पालने के लिए सस्ते दाम में अपने रिसोर्सेज को बेच देगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो कंट्री पुअर की पुअर रह जाएगी और वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्शन के अंदर तकरीबन 29% जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रीज की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई शुड शुगर फैक्ट्री स्टेब्लिश्ड वेयर, कहाँ पे और वाई? तो शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द शुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर केन में से जूस को एक्सट्रैक्ट करना है विद इन 24 आवर्स। आप अगर उसको काट रहे हो ना, काटने के मतलब वो पूरा राइप हो गया, ठीक है, राइप होने के बाद जब उसको काट रहे हो तो उसको 24 घंटे के अंदर उसमें जूस निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर उसका जो पानी है वो डिक्रीज होने लगेगा। और अगर पानी डिक्रीज होगा तो सीधी बात है शुगर, इट विल गिव द लेस शुगर उतना मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आप देखना कि फैक्ट्रीज आपको कहाँ पे दिखेंगी, महाराष्ट्र में दिखेंगी, यूपी में दिखेंगी, तमिलनाडु में दिखेंगी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है, जहाँ जहाँ भी कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे आपको ये साइड से इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्या कह रहा है, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो 1906 में स्टेब्लिश की गई थी एट रानीपत इन द तमिलनाडु।
केमिकल इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुआ था स्पेशली कब, जब फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जब स्टार्ट हुआ था ना, कहाँ पे, सिंदरन में, तब जाके केमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखने को मिला था, क्योंकि तब केमिकल्स का सही यूज़ कैसे करना है वो गाइड किया गया था और उसको यूटिलाइज किया गया था। आपको केमिकल इंडस्ट्री गुजरात में अच्छी दिख जाएगी, गुजरात में भी आनंद वगैरह में आपको ज़्यादा अच्छी दिख जाती है, आनंद कलोल, ठीक है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2-2 मार्क के, इसलिए मैंने आंसर्स भी आपको उसी हिसाब से दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं दिए मैंने आपको आंसर्स। व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर द SC शेड्यूल कास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 17 के हिसाब से अनटचेबिलिटी जो है वो टोटली इरिगेट किया गया है, निकाल दिया गया है। अगर कभी भी कोई भी इंसान SC वालों को SC बोल के भी दिखाएगा ना, या उनका ऐसा बिहेव करेगा अनटचेबिलिटी वाला, और अगर उसने कंप्लेन कर ली पुलिस में, तो भैया कोई हियरिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई आपकी गवर्नेंस नहीं जाएगी, सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और तकरीबन शायद 5 साल की कुछ सज़ा होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, और कुछ 25-50 हज़ार को जुर्माना भी भरना पड़ता है, या लाखों में कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अब ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है, ओके, और उसका प्रैक्टिस भी प्रोहिबिटेड किया गया है। एनी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ड्यू टू द अनटचेबिलिटी, तो जिसमें मैंने कहा लीगली पनिशेबल क्राइम है ये। दूसरा आर्टिकल 25 में स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्टेट्स को बोला गया कि देखो आपके यहाँ पे जो भी शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके ग्रोथ में और उनके डेवलपमेंट में आप अपने हिसाब से लॉ बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उनको परमिशन दी गई है कि आप लॉ बनाइए, लॉ में आप क्या क्या यूज़ करोगे, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स बनाओ जो उनके वेलफेयर के लिए काम आए, ठीक है, टू कीप द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूट ओपन टू ऑल द हिंदूज, ठीक है, हिंदू रिलीजन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो SC और ST वालों के लिए भी ओपन होना चाहिए, उनके लिए नहीं बल्कि सबके लिए ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कोई भी रिलीजन या कास्टिज्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल प्रोविजन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो ये आर्टिकल 19(5) में एम्पावर किया गया है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ओवर द राइट टू अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल टू एनी रीजन, ठीक है। तो ये कोई भी इलाके में वो जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस या ट्रेड कर सकते हैं, ये सब अथॉरिटीज़ इन ट्राइबल रीजन्स वाले लोगों को दी गई है, ठीक है, और इनको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। तो ये लॉ बनाया गया है 19(5) में, मतलब आर्टिकल 19 इसके अंदर जो सेक्शन होता है 19(5) ब्लॉक में, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये होते कौन है। देखो अभी एग्जैक्टली डेफिनेशन है बेटा कभी भी दिया हुआ नहीं है किसी भी किताब के अंदर, बट ये है कि जिन लोगों की लिस्टिंग आर्टिकल 341 के अंडर होती है तो उस कास्ट को हम लोग कहेंगे शेड्यूल्ड कास्ट, और वो कास्ट जिसकी लिस्टिंग आर्टिकल 342 में हुई है उसको हम कहेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी बार, मैंने लिखना भूल गई यहाँ पर। टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जबकि रिबेलियन मतलब बगावत करना, ठीक है, बगावत जो है वो कंट्री के लोग ही करते हैं, कंट्री में रहकर, कोई भी उनको कानून वानून पसंद नहीं आता ना, तो जैसे अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो जो फार्मर्स हैं पंजाब में, जो फार्मर्स हैं वो रिबेलियन है ना, वो रिबेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ उनका कुछ नहीं जम रहा है ना पैसों को लेकर और अपने क्रॉप्स को लेकर, तो वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं या रैलियाँ लगा रहे हैं या कोई ना कोई अनशन पे बैठ जा रहे हैं, तो ये इसको रिबेलियन कहते हैं। मतलब तो वो किसी भी एक स्टेट एक एरिया के लोग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में होता है और इट इज़ अगेंस्ट द ओन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द रिलीजन। अब टेररिज्म जो है ना इसके अंदर कम्युनिज्म बहुत कूट के डाल देते हैं, ठीक है, स्पेशली जिस कंट्री में कम्युनल प्रॉब्लम होती है उनमें तो ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जबकि रिबेलियन के अंदर ये क्या होता है, लोकल ट्राइब, जैसे मैंने कहा अभी फार्मर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो फार्मर्स ही कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उनके द्वारा किया जाता है। इनको लीगल सपोर्ट मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, लीगल मतलब सॉरी लोकल सपोर्ट, ठीक है, मिल भी सकता है। यहाँ पे इनको सपोर्ट लोकलाइट से मिल जाता है। तो आज लोकलाइट से मिल रहा है, आज एक फार्मर को चीज़ बुरी लगी 10 फार्मर्स के साथ में आ गए, ठीक है। अच्छा अगर हम और बात करते हैं तो गांधी जी के टाइम पे उन्होंने वो दांडी मार्च किया था, ठीक है, तो तब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे ना, तो दैट वाज अ रिबेलियन, ठीक है, वो रिबेल कर रहे थे।
तो उनके इस मुनिम में उनके साथ न जाने कितने लोग जुड़ गए, तो वो लोकल सपोर्ट होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट शुड बी डन टू रिमूव द कास्टिज्म। कास्टिज्म को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, प्रोविजन बना दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दो कि सोसाइटी में से ये जो सोशल इनइक्वलिटी है, ठीक है, ये सब जो है वो निकल जाए, और ऐसा काम करो कि जो लोगों के भले के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो। इट शुड बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी होना चाहिए, और करना भी है दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन एंड इक्वल स्टेटस शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो कास्टिज्म का जो भी प्रॉब्लम है ना, उच्च कास्ट, नीच कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, सब कुछ चली जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये एक्सप्लेन कर लो। देखो, अब जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि टेररिज्म जो है वो बेसिक डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और वो भी बहुत गंदा वाला। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, हमारे सारे अधिकार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, वायलेंस हर जगह देखने को मिलता है, बेचैनी लोगों के अंदर होती है, लोग सस्पिशियस हो जाते हैं। टेररिज्म हैज़ नो कनेक्शन। ठीक है, टेररिज्म का कोई भी कनेक्शन किसी रिलीजियस के साथ होता ही नहीं है। ठीक है, ये लोग तो बहाना बनाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। येट, जैसे मैंने कहा ना, येट दे लिंकिंग द टेररिज्म विद द रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के साथ वो टेररिज्म को लिंक करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रिलीजन जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है, आज कहीं पे भी टेररिज्म हो रहा है, कहीं पे समझो प्लेन हाईजैक हो गया, कहीं पे गोलाबारी हो रही थी, ताज वगैरह में भी हुआ था। तो सोचो ना, इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, सो एक तो ये प्रॉब्लम है ही है। तो हर एक कंट्री उतने साल पीछे, आज करोड़ रुपए कमाने में कितना टाइम लग जाता है, और वो महज 1 घंटे के अंदर पूरे तहस नहस करके चले जाते हैं। तो कितना पीछे चला जाता है एक कंट्री, तो ये चीज़ रहती है। टेररिज्म इज रिलेटेड टू वायलेंस, और स्पेशली जो एक सिद्धांत है जियो और जीने दो, उसके तो बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है ये। ठीक है, नाउ व्हाट इज टेररिज्म एंड विच एक्टिविटी स्प्रेड टेरर। देखो, अब टेररिज्म जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड एक्टिविटी होती है, वायलेंट एक्टिविटी होती है। इसके अंदर सुसाइड अटैक्स, बमबारी करना, वेपन्स को छुपाना, किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, स्मगलिंग ऑफ द ड्रग्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर इन आसाम। आसाम में कौन से हैं? 4 हैं। ULFA, यूनाइटेड लिबरलाइजेशन फ्रंट ऑफ आसाम, UMF, यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट, NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और BLTF, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। ठीक है, ये नाम लर्न कर लेना बेटा, आर्किटेक्चर में दिए हुए हैं बहुत सारे। 56 क्वेश्चन, स्टेट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। क्या मैंने अभी ये डिस्कस कर भी लिया आपके साथ। तो अब टेररिज्म जो है वो हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर लेता है, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो लोग हैं फैमिली में वो किल्ड होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। टेररिस्ट जो है वो नॉर्मल ट्रेड को, अब जहाँ पर भी टेररिज्म होगा ना कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली उस टाइम के लिए तो सब दुकान बंद कर दिए जाएंगे ना, बंद कर दो, घर पे चले जाओ, मतलब तुमको तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो ट्रेड बिजनेस जो है वो बंद हो जाएंगे, तो कितना इनकम का लॉस होगा, पूरा शेयर मार्केट गिर जाता है उस कंट्री का, न जाने कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है उस दौरान उन कंपनीज को। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो जाती हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। रेलवे लाइंस बंद हो जाएंगी, रेडियो स्टेशन, रोड, ब्रिज, गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब हर एक चीज़। तो करोड़ों रुपए जो है फिर लग जाते हैं इनको रिकन्स्ट्रक्ट करने में। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं भी कोई सेफ्टी रहती ही नहीं है। सो ओवरऑल इफेक्ट अगर देखते हैं तो बहुत हार्मफुल होता है, स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ओके, हमारी कंट्री को इसके लिए टाइम लग गया इतना, जो अभी आप देख रहे हो ग्रोथ, ठीक है, वो इसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर टेररिज्म जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है पहले के मुकाबले। ठीक है, जब हम आपके उम्र के थे तो बहुत ज़्यादा टेररिज्म हम देखते रहते थे न्यूज़ में, हमारे न जाने कितनी बार तो कर्फ्यू लग जाते थे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा है। तो वो जो माहौल होता था डर का, वो बहुत खतरनाक, ना आपको कुछ खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, कुछ नहीं, आप बस घर में चुप के बैठे रहिए। ठीक है, शाम होती तो लाइट बंद हो जानी चाहिए, कहीं पर लाइट दिखनी चाहिए, वरना कहीं से बम फेंक लेंगे वो लोग। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती थी। ओके, तो इवन दो आई कांट एक्सप्लेन यू दिस थिंग।
आपको भी अपने बैठ पर मम्मी पापा से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। जूट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेस्ट बंगाल। जूट इंडस्ट्री ना ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगी। क्यों? आउट ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री वेस्ट बंगाल अकेला ही, ठीक है, वेस्ट बंगाल अकेला ही 80% जूट जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। ओके, प्योरीफाइंग जूट मतलब जूट को प्योरीफाई करने में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और इसकी वजह से जूट मिल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? हुगली रिवर के यहाँ पे भी पानी अच्छा खासा वहाँ पे मिल जाता है। वेस्ट बंगाल हैज़ सेवरल फेवरेबल फैक्टर्स, जैसे कि एक तो रिवर है वहाँ पे, दूसरा चीप लेबर है, ठीक है, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज है वहाँ पे, पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है। तो इसके लिए जूट इंडस्ट्री आपको वेस्ट बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कभी मैप में आए जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमसे। वाई डिड कॉटन टेक्सटाइल स्टेब्लिश क्वाइट वेल इन इंडिया एंड व्हाट आर द करंट चैलेंजेस। देखो, एक तो चीप कॉटन, लेबर अच्छा सा मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी थी, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स थे हमारे यहाँ पे, मार्केट फेवरेबल था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में बहुत अच्छा से चलने लगा था। बट अभी ये टफ कंपटीशन फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो हम लोग उतनी अच्छी क्वालिटी का कॉटन जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मशीनें हमारी पुरानी हो चुकी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सही से नहीं है, आर्टिफिशियल फाइबर इतना ज़्यादा अच्छा आ गया है कि उससे कम्पीट करना कॉटन के लिए मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए ग्लोबल ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्या है अभी। आइडेंटिफाई मी। आइडेंटिफाई, आई एम स्क्रिप्ट राइटर रिकॉग्नाइज अस एज ए इमोशन ओरिजिनल ड्रामा। तो ये है भवाई। I am considered as a project of Shri Krishna River, कृष्ण सॉरी नागार्जुन सागर, है ना, वही है ना, हाँ। नागार्जुन सागर। I am considered the denim city, Ahmedabad. I am considered the cotton police of the cotton cloth, Maharashtra and Mumbai. I am considered as the Silicon Valley of India, Bangalore या बेंगलुरु, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यहाँ पे आपका सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क का। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भवाई। क्या शॉर्ट नोट है भवाई का? तो देखो, भवाई जो है एक फोक ड्रामा है इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली आप गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिस्ट ने जो ये आर्ट स्टार्ट हुआ था बेसिकली वो 700 साल पहले स्टार्ट हुआ था बाय द असेट थक्कर, और ये सोलंकी एरा में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। इट वॉज मेनली परफॉर्म विदाउट यूजिंग कर्टन्स। इसमें कोई कर्टन वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, विथ इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर होता है, सेंस होती हैं, ओके, म्यूज़िक वगैरह जो है वो थोड़ा सा इस पर डाला जाता है। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि अपना पूरा जो रूप है वो बदल के आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा, झूलन, कजोरा, ये कुछ नाम है उनके। दीज आर द फीचर्स ऑफ द भवाई। भवाई जो है एक अफोर्डेबल मीन्स है टू एडुकेट द पीपल, ठीक है। पहले के टाइम पे तो टीवी वगैरह इतना होता नहीं था, तो इस तरीके से लोग इसको हम नुक्कड़ नाटक भी कहते थे, ठीक है। तो जा जाके लोगों को अवेयर करना, सेव गर्ल चाइल्ड, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाना है, सोशल इविल्स जो भी होते थे वो इन सोशल इविल्स पे एक्चुअली नाटक दर्शाते थे और लोगों को अवेयर करते थे, ओके। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला एंड रंगली are used to promote the program like girl education, save girl child, and etc. Performance of Bawai play trumpet and pray to the goddess by reciting the hymns, ठीक है। तो स्पेशली वो जो माता जिनको मानते थे, ठीक है, वो उनकी प्रेयर से और ये सब जो है उनके अंदर परफॉर्मेंसेस में उनकी प्रेयर भी शामिल होती थी, ठीक है बच्चा। तो दैट्स इट, जस्ट एंजॉय दिस वीडियो और अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।